हमने पूरा रिकार्डो का जो सिद्धांत था एटलीस्ट वो देख लिया। अब हम उसकी आलोचनाएं करते हैं कि रियल में रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस किस प्रकार की और कौन कौन सी आलोचनाएं थी। पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद पता चलता है कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छे से ऑपरेट किया गया एग्रीकल्चर की फील्ड में, बट फिर भी उसमें कुछ कमियां रह गई। तो सबसे पहली आलोचना है भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों की भ्रामक धारणा, कि यहाँ पर जो उन्होंने भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियां प्रयोग में ली, रिकार्डो ने अपनी डेफिनेशन में कि लगान भूस्वामी को दिया गया वह पुरस्कार है जो भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। तो रिकार्डो ने जो कुछ शब्दों का यूज लिया अपनी डेफिनेशन में कि मौलिक और अविनाशी शक्तियां, तो रियल में इसको क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भूमि में ऐसी कोई मौलिक फंडामेंटल या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल ही नहीं होती और ऐसी भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इट मीन्स अगर हमने उसका निरंतर प्रयोग किया, कंटिन्यूस उसका यूटिलाइजेशन किया, तो उसकी फर्टिलिटी पावर जो है वो डैमेज होगा ही होगा, डिक्रीज होगा ही होगा, इसमें सर्टेनिटी है। तो जो रिकार्डो ने अपना जो शब्द का प्रयोग किया मौलिक और अविनाशी, तो वो दो शब्द ही गलत थे उसकी पूरी डेफिनेशन में। रियल में कोई मौलिक शक्ति नहीं होती या कोई भी अविनाशी शक्ति जो है वो नहीं होती। जैसे जैसे भूमि का प्रयोग किया जाएगा, जैसे जैसे उस पर खेती की जाएगी, तो उसकी उर्वरा शक्ति में भिन्नता आ जाएगी और उर्वरा शक्ति एटलीस्ट गिरेगी। तो निरंतर प्रयोग से उर्वरा शक्ति में ह्रास होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद अर्थशास्त्री दूसरी बात कह रहे हैं कि कृत्रिम ढंग से उर्वरा शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है। अब जैसे रिकार्डो ने कहा कि रेंट इसलिए क्रिएट होता है कि देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड, भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता होती है। तो उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कुछ आर्टिफिशियल वे के थ्रू, कुछ साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम एग्रीकल्चर में फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, HIV सीड्स, प्रॉपर इरिगेशन, सब कुछ अगर सही तरीके से किया जाए तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाई जा सकती है। और उसका उन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि इसी वजह से रेगिस्तान में खेती पॉसिबल है, रिसेंट टाइम में डेजर्ट में भी जो है वो एग्रीकल्चर पॉसिबल होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल मीन्स को अडॉप्ट कर लिया, साइंटिफिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसलिए रेगिस्तान में खेती भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि भूमि में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। दूसरा है कि कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत है। रिकार्डो ने जो अपनी थ्योरी में पूरे में बताया कि सबसे पहले सबसे उपजाऊ भूमि पर होता है जो नदी मुहानो और उनके पास होती है उसमें होता है, उसके बाद दूसरी लैंड पर होता है, फिर इस प्रकार की, और बेयर लैंड पे सबसे लास्ट में होता है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज करने वाले जो इकोनॉमिस्ट है केरी और रोशर कह रहे हैं कि ये कृषि का ऐतिहासिक क्रम बिल्कुल गलत है। सबसे पहले खेती सबसे बेयर लैंड में की जाती है, बंजर भूमि में की जाती है, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड होती है इट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड प्लांट्स। जो भूमि उपजाऊ होती है वो तो जंगलों से ढकी हुई होती है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। पहले ऐसी मेहनत कौन करेगा कि जंगलों की सफाई कर करके खेती की जाएगी। जो लैंड इजी गोइंग अवेलेबल होती है एटलीस्ट खेती वहां की जाएगी। तो कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत है। सबसे पहले खेती सबसे कम उपजाऊ भूमि पर की जाएगी, क्योंकि उपजाऊ भूमि जंगलों से ढकी हुई होगी। तो ये केरी और रोशर ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन केरी और रोशर के क्रिटिसाइज करने के बाद वॉकर ने वापस रिकार्डो को सपोर्ट में लिया और वॉकर ने कहा कि ये आलोचना ठीक नहीं है जो केरी और रोशर ने की, वो आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि रिकार्डो का जो अभिप्राय था वो सर्वोत्तम भूमि से था जो उर्वरा और स्थिति दोनों में श्रेष्ठ हो। रिकार्डो ने जो अपनी थ्योरी बताई है उसमें रिकार्डो का जो सर्वोत्तम भूमि से अभिप्राय था, जो रिकार्डो ने कहा कि अच्छी भूमि पर खेती सबसे पहले होती है, तो सर्वोत्तम का जो अभिप्राय था वो उर्वरा और स्थिति दोनों में जो श्रेष्ठ उससे था, बाकी उसकी कोई लिंक नहीं थी। तो वॉकर रिकार्डो के सपोर्ट में आया और केरी और रोशन की जो क्रिटिसाइज थी उसको दूर किया। तो ये थी सेकंड क्रिटिसाइज की कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत था। उसके बाद थर्ड है लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता के कारण नहीं बल्कि उपज की स्वल्पता के कारण होता है। अब रिकार्डो ने कहा कि भाई लगान इसलिए होता है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो अलग अलग है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि उपज की स्वल्पता है, उपज कम हो रही है इसीलिए तो खेती करना पड़ रहा है और इसीलिए लैंड को सैक्रिफाइस हो रहा है। अगर प्रोडक्टिविटी हाई होती और पॉपुलेशन की वांट्स को सेटिस्फाई कर चुकी होती तो ये थ्योरी अप्रूवल
नहीं होती तो मेन प्रॉब्लम स्कैर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन है, उपज की स्वल्पता है, न कि लैंड की फर्टिलिटी, वो हमारी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। तो रिकार्डो केवल ये बताता है, रिकार्डो केवल ये बता रहा है कि एक श्रेष्ठ भूमि पर खेती और एक घटिया भूमि पर खेती, जब हम दो प्रकार की भूमियों पर खेती करते हैं जिनमें से एक श्रेष्ठ और एक घटिया है, तो उन दोनों की उपज में जो अंतर है वो लगान है। लेकिन रिकार्डो यह नहीं बता रहा है कि लगान क्यों उत्पन्न हुआ, लगान उत्पन्न क्यों हुआ उसका जवाब नहीं दे रहा है, जबकि आधुनिक सिद्धांत इस बात का जवाब दे रहे हैं कि रियल में लगान उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि उपज की स्वल्पता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो लोअर है, इस वजह से लगान जो है वो उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद आता है उसके बाद आती है आपकी फोर्थ, कि लगान न केवल मूल्य से प्रभावित होता है बल्कि स्वयं भी, लगान न केवल मूल्य से प्रभावित होता है बल्कि स्वयं भी मूल्य को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर बताया है कि लगान जो है वो एक तो मूल्य से खुद भी प्रभावित होता है पहली बात, और दूसरा खुद भी मूल्य को प्रभावित करता है, दोनों बातें हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये दोनों है। रिकार्डो के अनुसार वस्तु की कीमत किससे तय होती है, सीमांत भूमि से। रिकार्डो ने कहा कि किसी भी उत्पादन की कीमत जो होगी वो सीमांत भूमि की जो उपज होगी एटलीस्ट उसके आधार पर तय की जाएगी, कि सीमांत भूमि जो भी कुछ प्रोड्यूस करके दे रही है उसी के अकॉर्डिंग वो क्रॉप्स के प्राइस को डिटरमिनेट करता है। उपज का मूल्य वही होगा जो इसकी उपज है, इसलिए हम सब में से ये घटाते जा रहे हैं और निर्धारित होती है। और ये भूमि क्या होती है, सीमांत भूमि लगान रहित होती है। सीमांत भूमि क्या होती है, लगान रहित होती है। तो बताइए मूल्य को निर्धारण करने में कहाँ लगान का प्रयोग हुआ, रिकार्डो ने मूल्य को निर्धारित करने में लगान का प्रयोग ही नहीं लिया, क्योंकि सीमांत भूमि लगान रहित होती है और आधुनिक युग में तो कोई भी भूमि लगान रहित नहीं है, हर भूमि किसी न किसी प्रकार का लगान देती है। तो पहली क्रिटिसाइज ये कि लगान रहित भूमि नहीं है जो रिकार्डो ने मानी, क्योंकि रिसेंट टाइम में ऐसी कोई लैंड नहीं है जो रेंट प्रोवाइड नहीं करती। दूसरी बात रिकार्डो की ये क्रिटिसाइज है कि इसने उपज का मूल्य सीमांत भूमि की उपज के आधार पर रखा, कि जो भी कॉस्ट आएगी वो इसके इक्वल होती है, तभी हमने 50 में से 20 को लेस किया और फिर 30 निकाला, तो ये जो होगी वो कॉस्ट होगी। लेकिन ये तो लगान रहित है, और जब लगान रहित है भूमि तो लगान का प्राइस के उपज के मूल्य को डिटरमिनेट करने में कोई भी रोल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो ना तो ये इससे अफेक्टेड हो रहा है ना ये इससे अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि रिकार्डो जो प्राइस दे रहा है वो लगान रहित भूमि के ले रहा है। उसके बाद है लगान केवल भूमि को ही नहीं बल्कि उत्पत्ति के अन्य साधन को मिलता है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो लगान लैंड को ही मिलता है, ना लेबर को मिलेगा, ना आपकी बिल्डिंग को मिलेगा, ना कैपिटल को मिलेगा और ना एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको रिवार्ड नहीं मिलता। रिकार्डो की पूरी थ्योरी लैंड से रिलेटेड, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हर फैक्टर को रेंट मिलता है, हर फैक्टर को लगान मिलता है। तो भूमि के लगान निर्धारण के लिए उन्होंने कहा कि उत्पत्ति के भूमि को ही नहीं उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी लगान मिलता है, और आधुनिक अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हर फैक्टर को लगान मिलेगा। तो अनेक अलग क्रिटिसाइज ये होगी कि लगान भूमि की बापत ही नहीं है बल्कि दूसरे साधनों को भी लगान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी रिकार्डो बिल्कुल गलत था। उसके बाद होता है भूमि के लगान निर्धारण के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होगी। अब इन्होंने पूरी एक अलग से थ्योरी दे दी रिकार्डो ने, तो ऐसे कोई पृथक सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं थी। एक अलग से स्पेशल कैटेगरी की थ्योरी देने की रिकार्डो को कोई जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी मॉडर्न थ्योरी दी हुई है आपको हर फैक्टर के प्राइस को डिटरमिनेट करने के लिए। वो थ्योरी है मांग व पूर्ति के साम्य के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, सामान्य उत्पादन निर्धारण की थ्योरी, सामान्य कीमत निर्धारण का सिद्धांत दिया गया है। सामान्य कीमत निर्धारण का सिद्धांत दिया गया है और हर साधन के हर उत्पत्ति के साधन की प्राइस का डिटरमिनेशन इसी के बिहाफ पे होता है, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई को देख करके। तो फिर लैंड के लिए स्पेशली रिकार्डो ने एक अलग से सिद्धांत क्यों दिया, एक अलग से सिद्धांत देने की जरूरत नहीं थी, पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी। मांग व पूर्ति का एक सामान्य कीमत निर्धारण का जो सिद्धांत है वो सभी साधनों के मूल्य को निर्धारित करता है, तो फिर वो किसके निर्धारण को, भूमि के मूल्य को भी निर्धारित कर देगा।
उसके बाद है इसकी अनेक मान्यताएं अव्यवहारिक है। अव्यवहार मान्यताएं। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में बहुत सी अव्यवहारिक मान्यताएं मानी। जैसे सबसे पहले उसने कहा पूर्ण प्रतियोगिता है बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता थी तभी मैंने आपको बताया कि जो उसने फैक्टर ऐड किए 1 कैपिटल 1 लेबर 2 कैपिटल 2 3 कैपिटल 3 और ये, तो इस स्टाइल से जो उसने फैक्टर इंक्रीज किए वो होमोजीनियस फैक्टर माने हैं। उसने कहा कि साधन सभी लगभग समरूप थे जब उसने उत्तरोत्तर गहन खेती में साधनों की मात्रा में वृद्धि की। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसने माना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उपलब्ध है, जबकि वर्तमान में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं देखने को नहीं मिलती है। आप अगर कहीं भी इमेजिन करो तो आप कहीं भी सोचो तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता किसी भी उत्पादन के क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद रिकार्डो ने जो माना लगान रहित भूमि, तो लगान रहित भूमि भी कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसी कोई भी लैंड नहीं है जो आपको लगान प्रोवाइड नहीं करती। तो ये दो अजम्पशंस जो है वो इस सिद्धांत की बिल्कुल गलत है। ये सिद्धांत व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। ना तो पूर्ण प्रतियोगिता दृष्टिगोचर होती है, ना लगान रहित भूमि जो है वो दृष्टिगोचर होती है। उसके बाद है कि भूमि या खेती हमेशा उत्पत्ति भूमि या खेती में, जैसे इसने कहा कि कृषि में जो है वो उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। इस वजह से उत्तरोत्तर जो है वो आपको उपज जो है वो उत्तरोत्तर गिरती हुई दर से होता है। एज वेल एज यू इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल डिमिनिशेस। तो ये केवल इसीलिए हो रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो रहा है, इस वजह से लगान में भिन्नता आ गई। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम को रोका भी जा सकता है। आपके पास इतनी वैज्ञानिक तरक्की हो गई है, इतनी वैज्ञानिक उन्नति हो गई है कि जब हम इन फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम एक साइंटिफिक मेथड को यूज करेंगे, और साइंटिफिक मेथड के बाद अगर कैपिटल और वो एम्प्लॉयड की जाती है तो प्रोडक्टिविटी में नेचुरली इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने कुछ मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया हो, कुछ फैक्टर इंक्रीज किए हो और नए तरीके से इंक्रीज किए हो और फिर हमारी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो ये मान्यता भी गलत है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। उसके बाद होता है कि ये सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है। तो कीन्स ने कहा कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, ए भूमि, बी भूमि, सी भूमि, डी भूमि, इतनी कैटेगरी पे खेती की, इतना इवेल्युएट किया, इतना लॉन्ग टर्म चलने की जरूरत नहीं है। स्वीट एंड शॉर्ट आंसर होना चाहिए था कि आपने तुरंत रिसर्च करी और निष्कर्ष आ गया। तो ये थ्योरी बहुत लॉन्ग टर्म थ्योरी है और इतने लॉन्ग टर्म में तो इंसान मर जाता है और कोई मतलब नहीं है ऐसे सिद्धांत का। तो कीन्स ने इस बिहाफ पे इसको क्रिटिसाइज किया। तो अब ये सारे जो सिद्धांत थे वो उसको क्रिटिसाइज करने वाले थे। रिकार्डो का सिद्धांत बहुत दिनों तक चला, बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ, फिर भी बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। केवल एक ही प्रॉब्लम थी इसकी कि इसने भूमि की सीमितता और उर्वरा शक्ति की भिन्नता और उत्पत्ति ह्रास नियम, तीन बातों को ले लिया। बाकी रिकार्डो की थ्योरी बहुत पावरफुल थ्योरी थी और बहुत अच्छे से चली और बहुत फिर इसी को इम्प्रूवमेंट कर करके और नया सिद्धांत जो है वो बनाया गया। तो इतना कृषि विकास में व्यापक सब रिसर्च होने के बावजूद भी रिकार्डो का सिद्धांत क्रियाशील है। चार्ल्स डीड ने एक बात बोली है, चार्ल्स डीड जो इसका बहुत वो था, उसने कहा कि जब मनुष्य अंडे की जर्दी को इट मीन्स व्हाइट पोर्शन को, अंडे की जर्दी को विज्ञान की सहायता से उत्पादन कर लेगा। किसकी सहायता से? विज्ञान की सहायता से उत्पादित कर लेगा, सहायता से उत्पादित कर लेगा। चार्ल्स डीड ने कहा कि जब मनुष्य अंडे की जर्दी को विज्ञान की सहायता से उत्पन्न कर लेगा तभी माना जा सकता है कि रिकार्डो का सिद्धांत गलत होगा, वरना रिकार्डो का सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होगा। इट मीन्स ईच एंड एवरी कंडीशंस रिकार्डियन जो थ्योरी है वो एज इट इज चलती रहेगी। तो चार्ल्स डीड का ये कथन कि जब मनुष्य विज्ञान की सहायता से अंडे की जर्दी को उत्पन्न कर लेगा तभी माना जाएगा कि रिकार्डो का सिद्धांत इतना सही नहीं हो पाया है या वो सिद्धांत इतना सही नहीं चल रहा है। उसके बावजूद तमाम कोशिशों के कारण भी रिकार्डो का सिद्धांत वैलिड रहा। सब लोगों ने
रेंट जो लिया जाता है उस पर सामंतवादी विचारधारा, जमींदारी विचारधारा और ये विचारधाराएं आई। फिर टैक्सेशंस को इम्पोज किया गया और कुछ लोगों ने लगान को अनुचित माना गया। तो रिकार्डो ने जब बताया कि लगान होता है तब लगान का इतना विरोध हुआ और इतनी ज़्यादा कैंपेनिंग हुई, इतने ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट आए, जमींदारी जागीरदारी इन प्रथा का अंत हुआ और फिर बाद में जाकर के फार्मर को और भूस्वामी को दोनों को उत्पत्ति की जो है वो आधी आधी फसल मिलने लगी। तो ये पूरी लंबी वो है यात्रा चली।